तो मैं इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फार्मूलाज एक बार समराइज़ कर दे रहा हूँ ताकि सब इजी हो जाए उसको रिवाइज़ करना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो हमारा है Q इज इक्वल्स टू एनी। सबसे पहला फार्मूला है Q इज इक्वल्स टू एनी। यहाँ पे Q जो है ये चार्ज है, Q जो है यहाँ पे ये चार्ज है, N जो है ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ये कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेकंड फार्मूला जो है हमारा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो चार्ज की यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसको हम लोग C से लिखते हैं, कूलम। सेकंड फार्मूला जो है हमारा वो है करंट का फार्मूला, I इज़ इक्वल्स टू Q बाई टी। सेकंड फार्मूला जो है I इज़ इक्वल्स टू Q बाई टी। यहाँ पे Q जो है ये चार्ज है और T जो है ये टाइम है। अगर करंट की यूनिट लिखनी होगी तो हमारी ये कुछ ऐसी बन जाएगी, कूलम अपॉन सेकंड, और कूलम अपॉन सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। थर्ड जो फार्मूला है हमारा वो है हमारा V इज़ इक्वल्स टू आई आर। ये हमारा ओम्स लॉ है, इसी को हम लोग ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ जैसे क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और R जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। V जो है यहाँ पे ये पोटेंशियल डिफरेंस है, V की यूनिट जो होती है ये वोल्ट होती है। I की यूनिट जो है, I करंट है, इसकी यूनिट जो होती है एम्पियर होती है, इसको A से लिखते हैं। R जो है हमारा रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है। फोर्थ फार्मूला जो हमारा है यहाँ पे, अगर हम मेरे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो अगर इनमें हमको क्या करना है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो R सीरीज़ का वो हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज़ में, यहाँ पे मेरे पास दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं, इसकी वैल्यू है 1 ओम और इसकी भी वैल्यू है 1 ओम, या इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू 2 ओम कर दिया, इसकी वैल्यू 3 ओम कर दिया। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी तो RS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 5 ओम। यहाँ पे क्या मैं बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस होता है वो कॉम्बिनेशन में लगे हुए लार्ज रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा आता है। ये कहने का मतलब, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन में वो 3 ओम है, और आंसर जो आएगा वो 3 ओम से भी बड़ा आएगा। अगर पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में भी सेम तरीके से होता है। अगर मैं यहाँ पे 5th पॉइंट में पैरेलल की बात करूँ तो पैरेलल में जो निकालते हैं 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर पैरेलल की बात करूँ, जैसे यहाँ पे इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को मैंने पैरेलल में लगा लिया, ये हो गया हमारा 2 ओम का और ये हो गया हमारा 3 ओम का। अगर मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे RP की वैल्यू क्या बनती है? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? 2 ओम इंटू 3 ओम डिवाइडेड बाय 2 ओम प्लस 3 ओम। तो 2 ओम प्लस 3 ओम करूँगा तो आंसर मेरा आएगा 6 ओम। और इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1.2 ओम। 3 2 जा सॉरी यहाँ पे 5 होगा, 5 ओम। इसको सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आएगा ये हो जाएगा हमारा 6 ओम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 ओम। 1 ओम से 1 ओम कैंसिल, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6 ओम बाय 5 ओम। कितना बन गया ये हमारा? 1.2 ओम। यहाँ पे क्या है कि जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, टोटल रेजिस्टेंस आएगा जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से कम होगा। इस कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 2 ओम का लगा हुआ है, और जो टोटल आंसर आएगा वो हमारा आया है 1.5 ओम, 1.2 ओम। कहने का मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो कॉम्बिनेशन में लगे हुए सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, ये कहने का मतलब है।
जैसे जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, उसको अगर और सिंपल कर दें, तो हमारा क्या आंसर बनता है यहाँ पे Rp की वैल्यू Rp इज इक्वल्स टू R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। और अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और दोनों की वैल्यू सेम है, अगर जैसे ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस पैरेलल में, इसकी भी वैल्यू 6 ओम और इसकी भी वैल्यू 6 ओम, इन दोनों की वैल्यू 6 ओम है। अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा, MCQ सॉल्व करना होगा, तो जल्दी सॉल्व करना होता है। तो कैसे करेंगे इसको हम, Rp इज इक्वल्स टू, मैं बताता हूँ, Rp इज इक्वल्स टू R/2। तो आंसर हमारा आ जाएगा 6/2। कितना आंसर आ गया हमारा, 3 ओम। ये अरे R1 की वैल्यू सेम है, R2 की वैल्यू सेम है, और R1 है और R2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R इंटू आर डिवाइडेड बाय 2R। एक R से एक R कैंसिल, तो आंसर बन जाएगा R/2। वहीं से सॉल्व किया है। तो ये हमेशा याद रखना होता है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो R/2 कर देंगे। लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं तभी। इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला बनता है, ये हो गया सीरीज़ का, हो गया पैरेलल का, हो गया। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला है किसको डिस्कस कर लेते हैं, कितने हो गए थे, 5th हो गया। 6th फॉर्मूला क्या है, 6th फॉर्मूला जो है हमारा, हाँ पावर का देख लेते हैं। एक काम करते हैं, पहले वर्क का देख लेते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है वर्क का, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है, वर्क यूनिट क्या होती है, जूल होती है। वर्क यूनिट क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कह सकता हूँ कि जूल इज इक्वल्स टू कूलम इंटू वोल्ट। जूल इज इक्वल्स टू कूलम इंटू वोल्ट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और ऐसे MCQ में पूछ सकता है क्या जूल इज इक्वल्स टू कूलम इंटू वोल्ट सही है या गलत है, तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, और वर्क का, अब अगर मैं यहाँ पे हीट के फॉर्मूले पे आऊँ, हीट के फॉर्मूले पे, तो 7th अगर हीट के फॉर्मूले पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा, तो अगर हीट के फॉर्मूले की बात करूँ तो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना कि वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैं यहाँ पे वर्क और हीट को कोरिलेट कर रहा हूँ, मतलब वर्क इज इक्वल्स टू हीट लिखूँगा, वर्क इज इक्वल्स टू हीट। वर्क और हीट एक चीज़ होगी। ठीक है, अब जो यहाँ पे फॉर्मूले बनते हैं, हीट का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा होता है, हाँ एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ, वर्क इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको हम भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो एनर्जी पूछे, हीट एनर्जी या हीट बोल दे या वर्क बोल दे, तो ऐसे। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, हीट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, हीट के जो फॉर्मूले होते हैं वो होते हैं जैसे VIT एक फॉर्मूला है हीट का। दूसरा फॉर्मूला है V²/R इंटू टी, V²/R इंटू टी। एक और फॉर्मूला जो है हमारा वो है I²RT, I²RT, I²RT। ये हो गए हमारे वर्क के फॉर्मूले, VIT, V²/R इंटू टी, I²RT। अब अगर मुझे पावर के फॉर्मूले लिखने होंगे, तो पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब होता है वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क कितने टाइम में किया गया है ना, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं, तो जितने भी वर्क के फॉर्मूले हैं, है ना, पावर का मतलब है वर्क अपॉन टाइम। अगर वर्क, ये वर्क है, वर्क को अगर सर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो पावर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जब मैं फॉर्मूले लिखूँगा तो यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड करना होगा, यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड करना होगा, और यहाँ पे भी टाइम से डिवाइड करना होगा। तो जब टी से डिवाइड करेंगे तो VIT में से ये वाला टी कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। तो वर्क के जितने भी फॉर्मूले हैं, अगर मुझे पावर का फॉर्मूला लिखना होगा तो उनमें से बस टाइम का फैक्टर क्या करूँगा, घटा दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला पहला बन जाएगा हमारा VI, दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा V²/R, और तीसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा I²R। ये हमारे हो गए पावर के फॉर्मूले। अगर यूनिट्स की बात करें तो पावर की यूनिट जो होती है वो वॉट होती है। पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। हम किलो वॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, वॉट और किलो वॉट कुछ भी हो सकती है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे।
टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो पावर का यूनिट क्या बन सकता है, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ तो पावर की यूनिट होती है वॉट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की क्या यूनिट होती है जूल, और टाइम की क्या यूनिट होती है सेकंड, टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो वॉट इज इक्वल्स टू जूल इंटू सेकंड, हम ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे अगर हमसे पूछा गया एमसीक्यू में क्या वॉट इज इक्वल्स टू जूल इंटू सेकंड सही है या जूल इज इक्वल्स टू वॉट इंटू सेकंड सही है ना, तो यहाँ पे हमको अपना कॉमन सेंस लगाना होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद कुछ और बचा है, सारे फॉर्मूले मेरे ख्याल से कवर हो गए हैं, कुछ फॉर्मूले बचे हैं नहीं, मैंने सारे फॉर्मूले कवर कर दिए हैं। कुछ यूनिट्स, अगर यूनिट्स रह गई हैं तो देख लेते हैं। एक फार्मूला रह गया है, कितना, कौन सा फार्मूला था, 8th 9th फार्मूला क्या रह गया है, 9th फार्मूला है हमारा R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ पे R जो है वो रेजिस्टेंस है, रो जो है वो हमारी रेजिस्टिविटी है, रो रेजिस्टिविटी है, और लेंथ एरिया, लेंथ है, और नीचे जो है एरिया, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का फार्मूला है। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर मटेरियल सेम है, अगर ये कॉपर का वायर है, छोटा सा वायर, एक ये बड़ा सा वायर, ये छोटा सा वायर, अगर दोनों कॉपर के ही वायर हैं तो इसकी भी दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। दोनों की रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। अगर मटेरियल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी भी सेम है। मटेरियल अगर सेम है तो रो क्या होगा, वो भी सेम होगा। मटेरियल डिफरेंट है तो रो डिफरेंट होगा, ठीक है। लेंथ की यूनिट मीटर होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन सकती है कि अगर मुझे रो की यूनिट पूछे तो जैसे अगर मैं R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए लिखूँ, और अगर मुझे रो की यूनिट निकालनी होगी तो रो को क्या मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, RA डिवाइडेड बाई L लिख सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे रो इज इक्वल्स टू R की यूनिट रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट ओम होती है, ए एरिया है, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एल लेंथ है, इसकी यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो जो हमारी रो की यूनिट है वो क्या बन जाएगी, ओम मीटर। रो की यूनिट जो है वो क्या बन जाएगी, हमारी ओम मीटर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, रो की यूनिट होती है ओम मीटर। सारे फॉर्मूलेज हो गए मेरे ख्याल से, कुछ रहा तो नहीं है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेस थे। अगर कोई फॉर्मूला रह गया हो तो मुझे बता देना। वैसे तो मैंने सारे फॉर्मूले कवर कर दिए। ओके, ठीक है।